नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, जैसे कि हर्षित सर ने आप लोगों को बताया, चैप्टर 25 तक का मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का सारे टॉपिक्स कवर हो चुका है, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब स्पेक्ट्रम में चैप्टर 26 में कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है। तो बेसिकली जब ये डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है तो इसमें आएगा 1773 से लेके 1858 तक का जितने भी एक्ट्स पास हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ये सब जितने भी एक्ट्स पास हुए ना दोस्तों, ये हमारी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट निभाया है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये सब एक्ट्स कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये सब की एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। आगे वाली वीडियोस में एक एक एक्ट्स, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 वाला एक्ट, ये सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बिटवीन 1773 एंड 1858। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में चले जाते हैं दोस्तों। पहले शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ बक्सर से, जो 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आप लोगों को। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट ऑन 22 एंड 23 अक्टूबर 1764। 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। बिटवीन कौन कौन? एक साइड में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाई हेक्टर मुनरो, राइट, और दूसरे साइड में कौन कौन थे? कंबाइंड आर्मी थे दोस्तों। चार राजाओं का कंबाइंड आर्मी थे। कौन कौन? एक मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल थे, नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला, मुगल एम्पर जो सबसे लास्ट वाला मुगल एम्पर थे शाह आलम टू, अकंपनीड बाय राजा बलवंत सिंह ऑफ काशी। तो ये चार थे एक साइड पे, और दूसरे साइड पे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो, राइट दोस्तों। अब दोस्तों ये मीर कासिम के बारे में कुछ देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मीर कासिम वाज अ नवाब ऑफ बंगाल फ्रॉम 1760 टू 1763। तो दोस्तों बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? मीर कासिम थे। और ये मीर कासिम कौन था? मीर कासिम था उससे पहले जो नवाब ऑफ बंगाल थे मीर जाफर, उनका दामाद। ही वॉज इंस्टॉल्ड एज नवाब विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेसिकली मीर कासिम को एज ए नवाब ऑफ बंगाल इंस्टेट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रिप्लेसिंग मीर जाफर हिज फादर इन लॉ। इनके जो फादर इन लॉ थे मीर जाफर, वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था और बैटल ऑफ प्लासी जीतने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प भी किया था मीर जाफर ने। पर इसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर इवेंचुअली रैन इनटू डिस्प्यूट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफर को जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी मिला तो उनके साथ दोस्ती कर ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वो खड़ा रहा। तो क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक लड़ाई शुरू हुई। वो भी वार लड़ा चिंसुरा में, ठीक है। चिंसुरा के वार के बाद ब्रिटिश जीत गए और जो मीर जाफर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़े रहते थे उनको रिप्लेस किया और उनके जो दामाद है मीर कासिम, उनको इंस्टेट किया आज नवाब ऑफ बंगाल, राइट दोस्तों। ये मीर कासिम की छोटी सी हिस्ट्री है। कासिम लेटर फेल आउट विद ब्रिटिश एंड फोर्ट अगेंस्ट द बक्सर, ये हम इधर बात करेंगे। देखो दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद क्या हुआ? बैटल वाज फोर्ट एट बक्सर, ए स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार। तो बक्सर कहां पे है दोस्तों? जो मॉडर्न बिहार है उधर है बक्सर। कहां? 130 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना। बिहार की जो अभी का कैपिटल है पाटना, पाटना से 130 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में गंगा किनारे एक छोटा सा टाउन है बैटल ऑफ बक्सर, जहां बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इट वॉज ए डिसिसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज यूजुअल बहुत पावरफुल थी। वो लोग ये बैटल ऑफ बक्सर आराम से जीता। वार वॉज ब्रोट टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। तो 1765 में वार का एंड हुआ बाय ए ट्रीटी विच इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अब बैटल ऑफ बक्सर का थोड़ा सा आफ्टरमैथ देख लेते हैं। क्या क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर के बाद? ये देखो, British victory at Buxar had at one fell swoop disposed of the three main scions of Mughal power in Upper India. Mir Qasim disappeared into an impoverished obscurity. तो बेसिकली आप ये समझिए, बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ने पूरी तरह जीत लिया था और जो भी उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे वो सबको तमाम कर दिया। तो बेसिकली मुगल पावर तो खत्म ही हो गया। मीर कासिम डिसअपीयर्ड इनटू एन इम्पोवेरिस्ड ऑब्सक्यूरिटी। तो बेसिकली मीर कासिम डिसअपीयर हो गया। शाह आलम रियलाइंड हिमसेल्फ विद ब्रिटिश एंड शुजा उद्दौला फ्लड वेस्ट होस्टली परस्यूड बाय विक्टर्स।
द होल गैंगस वैली ले एट द कंपनीज मर्सी, शाह शुजा इवेंचुअली सरेंडर्ड। शाह शुजा जब मैं बोल रहा हूँ शुजाउद्दौला की बात कर रहा हूँ। henceforth कंपनी ट्रूप्स बिकम द पावर ब्रोकेज थ्रू आउट द आउट एज वेल एज बिहार। तो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है जितने भी उनके साथ थे बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, जो मीर कासिम, राजा ऑफ काशी, नवाब ऑफ औध, ये सबको हराया और सब भागे बेसिकली, ठीक है। और ये शाह आलम है, शाह आलम बेसिकली कंपनी के मेर्सी पर आ गया, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो दोस्तों इधर क्या लिखा है, बैटल ऑफ बक्सर, after the battle of Buxar 1764 the East India Company got the Diwani right to collect revenue of Bengal, Bihar and Orissa। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया। ये बार बार आप सुने होंगे दीवानी राइट्स, ये क्या है? देखो दोस्तों एक ही सेंटेंस में आपको समझाता हूं। दीवानी राइट्स इज द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द एम्परर फ्रॉम द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? पैसे चाहिए था। और उस टाइम के जो गवर्नमेंट्स थे, जो राजा थे, उनको पैसे कहां से मिलते थे? टैक्सेस से। टैक्स ही था उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू, ठीक है। अब द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ये एम्परर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। कहां कहां का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखो दोस्तों जब मैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं अभी का जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा है बहुत बड़ा इलाका था। इंडिया का ऑलमोस्ट ईस्टर्न पार्ट आ जाता, ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट आ जाता था इस पर। These rights allowed the company to collect revenue directly from people of Bengal, Bihar and Orissa। और क्या चाहिए दोस्तों? इतने पैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने का मौका मिल गया दीवानी रेट्स मिलने से। An annual subsidy was to be paid to the Mughal Emperor Shah Alam II, क्योंकि शाह आलम II जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद भागा नहीं, बल्कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। एंड एन एनुअल पेंशन टू नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। बट शुजाउद्दौला को भी थोड़ा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट दिया, उनको भी एनुअल पेंशन देने की तय हुआ। द कंपनी अपॉइंटेड 2 इंडियंस एज डेप्यूटी दीवान। देखो अभी डेप्यूटी दीवान कंपनी के एम्प्लॉय बोल सकते हो, मतलब कंपनी की तरफ से कंपनी ने 2 डेप्यूटी दीवान को इंस्टेट कर दिया, जिनके नाम थे मोहम्मद रिजा खान फॉर बंगाल एंड राजा शितब राय फॉर बिहार। तो बंगाल, बिहार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया ना दोस्तों, तो उधर 2 डेप्यूटी दीवान को इंस्टेट कर दिया। कौन कौन? मोहम्मद रिजा खान ऑफ बंगाल के लिए एंड राजा शितब राय बिहार के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों अब तक हमने बात किया बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ, इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, बैटल ऑफ बक्सर एंड हुआ उस डिक्लेरेशन से। देखो दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर आप ऐसे एक बैटल बोल सकते हो जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में, तो बोल सकते हो लगभग पूरे इंडिया में एक डोमिनेंट पावर बन गया, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार लड़के किसानों को लूट के, लोगों को लूट के बहुत पैसे कमाने लग गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बैठा है, उनको यह पता चल रहा था, सब सुनने में आ रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहे उधर, उनके लिए तो अच्छा ही है क्योंकि पैसे कमा रहे, उनके लिए पैसे ही सबसे बड़ा चीज था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह पता चल गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसे कमा रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको हमने परमिशन देके भेजा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के क्वीन ने तो परमिशन दिया इंडिया में जाके बिजनेस करने के लिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो पैसे कमा रहा है पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट 1767 में यह डिसाइड किया, अब थोड़ा सा चीटा हम पे भी मार दो भाई। देखो इट डिमांडेड 10% शेयर इन द प्लंडर अमाउंटिंग टू 4 मिलियन पाउंड्स एनुअली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1767 को यह क्लियरली बोल दिया, भाई जितने भी आप लूट कर रहे हो, जितने भी आप राजाओं को मार रहे हो, आपस में लड़ा रहे हो और जितने पैसे कमा रहे हो, कैसे भी आप पैसे कमा रहे हो, मतलब प्लंडर वेड यूज किए इधर। आप जो प्लंडर कर रहे हो ना, मतलब आप जो लूट कर रहे हो, मतलब जबरदस्ती किसी से पैसे छीन रहे हो, वो पैसे के 10% हमें चाहिए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया। इसके बाद देखो सर 1765 से लेकर 1772 तक क्या हुआ। The dual system of government where the company had the authority but no responsibility and its Indian representatives had all the responsibility but no authority continued for 7 years। तो उससे पहले भी यही था कि नाम के लिए राजा है, दीवान है, सब कुछ है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है देखभाल करने के लिए सब कुछ, मतलब कुछ हो गया तो जवाब इनको ही देना है, पर अथॉरिटी किसके पास था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है। वो जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे इजी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तो प्रॉब्लम होगा ही। तो गवर्नमेंट ने साथ साथ ये भी बोला, भाई जो अथॉरिटी है ना आप अपने पास रखो, पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको ही दे दो। मतलब
पूरी तरह आप ये बोल सकते हो गलत हो रहा था। ठीक है, मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन के साथ ही रहा। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जितने भी दीवान नवाब बैठे रहे, जिसको बिठाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनको दिया गया और अथॉरिटी 7 साल तक मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ही था। अब देखो दोस्तों, ये जो पीरियड है 1765 से लेके 1772 तक जो पीरियड है, उस पीरियड में क्या क्या हुआ था। rampant corruption among servants of the company who made full use of private trading to enrich themselves। अब देखो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लेन कैसे शुरू हुआ। देखो दोस्तों, बोलने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी था, बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, बहुत सारे बिजनेस चलते थे, सब कुछ था। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम था। इनके जो स्टाफ है ना, वो बहुत स्मार्ट थे। वो लोग क्या करते थे, rampant corruption among servants who made full use of private trading। वो खुद अपने प्राइवेट ट्रेडिंग में लग गया, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी तो था ही, क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये नाम यूज करके उन्होंने किसानों को लूटने लग गया, ज्यादा टैक्सेस लेने लगे और खुद प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गया और खुद पैसे कमाने लग गया। बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट्स में कुछ नहीं है। और इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक्रप्सी में चला गया, वाइल सर्वेंट्स फेयर फ्लरिशिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा बैंक्रप्सी में हो गया, मतलब उनके पास कुछ नहीं है, अकाउंट्स में कुछ नहीं है। जितने भी स्टाफ है वो खुद पैसे कमाने लगे और खुद रिच हो गया। आप देखो दोस्तों, ये पता चल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, हमारे जितने भी एक्ट्स है, पिट्स एक्ट हो गया, 1813 का एक्ट हो गया, 1833 का एक्ट हो गया, 1853 का एक्ट हो गया, कंटिन्यूस जितने भी एक्ट पास हुए ना, उसकी शुरुआत इसी से हुआ। ये जो करप्शन चल रहा था ना, ये जो सर्वेंट्स का करप्शन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बैंक्रप्सी में जा रहा था ना, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटेन में बैठे थे, उन्होंने ये डिसाइड कर दिया अब ऐसा नहीं चलेगा भाई। अब द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेगुलेट द कंपनी टू ब्रिंग सम ऑर्डर इनटू बिजनेस। अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसाइड कर लिया कि अब से हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं अपनी मन मर्जी से कुछ भी चलेगा, अब हम आपको रेगुलेट करेंगे, क्योंकि खुद से तो आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, यह बात सही है कि आपने लूट पाट के बहुत पैसे कमाया, पर कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी तो बैंक्रप्सी में चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसी से शुरू हो गया, फ्रॉम नाउ देयर वुड बी ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन कंट्रोलिंग लॉस। उसी से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। उसके बारे में जितने भी एक्ट है, एक एक एक्ट करके मैं आपको अगले वीडियो में समझाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैंने अभी तक जो बताया थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।